नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर यूपी की बात। आज इस शो में हम बात करने वाले हैं यूपी की बड़ी खबरों पर। इस चर्चा में मेरे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जुड़ेंगे, जो बताएंगे हर खबर के पीछे की खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो। और आज की पहली खबर है शिवपाल सिंह यादव से जुड़ी हुई। यूपी विधान परिषद में लाल बिहारी यादव का नेता प्रतिपक्ष बनना लगभग तय हो चुका है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए सपा शिवपाल सिंह यादव पर दाव नहीं लगाएगी। इस पद के लिए राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरोज का नाम आगे चल रहा है। उत्कर्ष, शिवपाल पर दाव क्यों नहीं लगाएगी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ सूत्रों से हमने बात की है वरुण, और उनका ये कहना है कि संभाग प्रमुख अखिलेश यादव ये नहीं चाहते कि एक आरोप अब ज्यादा लगे पार्टी पर या और बढ़कर आए, वो है परिवारवाद का। और इसीलिए हमने देखा है, हालांकि सांसदों के चुनाव के वक्त अगर देखा जाए, लोकसभा चुनाव में हालिया जो चुनाव हुए थे उसमें परिवार से 5 सदस्य संसद में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। खुद अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, आजमगढ़ से उन्होंने अपने भाई को सीट दी। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव, तो ये जी। 5 परिवार के सदस्य तो ऑलरेडी संसद में पहुंचे हुए हैं। ऐसे में जो नेता प्रतिपक्ष की सीट है, जो खुद अखिलेश यादव के नेता प्रतिपक्ष वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में थे, उनकी खाली करने के कारण जो रिक्त हुई है, उस पर वो नहीं चाहते कि शिवपाल सिंह यादव का नाम आगे आए और एक तरीके से दोबारा ये कहा जाए कि परिवारवाद की बात है। दूसरी बात जो इसमें है कि वो ये समझ आ रहा है कि समाजवादी पार्टी उस पीडीए के अपने जो नारे थी उसको लेकर काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ना चाहती है, उसी को लेकर मैसेज देना चाहती है। और इसीलिए मेरे पास 2 नाम है वरुण, जो सूत्रों के जरिए बात हुई, और मैं आपको बता दूं जो 2 आगे चल रहे हैं विधानसभा में कौन वो हो सकते हैं जो नेता प्रतिपक्ष हों। एक रामअचल राजभर और दूसरा इंद्रजीत सरोज। और बहुत स्पष्ट है, रामअचल राजभर उस समाज से आते हैं, इंद्रजीत सरोज भी उस समाज से आते हैं जो उनके पीडीए के नारे में भी फिट होते हैं, और जिसके जरिए एक वो जो पिछड़ा प्लस एससी एसटी वोट बैंक है, उसमें जो लगातार अपनी पैठ को और मजबूत करने की, क्योंकि पैठ तो हमको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की दिखाई दी थी लोकसभा उपचुनावों में, लेकिन उसको जो मजबूत करने की कोशिश है, अगर ये नाम सामने आएंगे तो वो दिखाई देगी। एक तीसरा कारण भी है वरुण। तीसरा कारण यह है कि साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने और 2027 के बिल्कुल शुरुआती महीनों में, तो काम करने को मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि अब से 2.5 साल का करीब वक्त बचा है। पूरे 3 साल भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि मार्च में उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन हो जाता है, सरकार बन जाती है, और हम ये पूरी बातचीत जुलाई में बैठकर कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी नेता प्रतिपक्ष होगा, और सत्र बिल्कुल मार्च तक नहीं चलेगा, सत्र उससे पहले खत्म हो जाएगा, तो उसको करीब 2.5 साल का वक्त मिलेगा। तो वो आधे कार्यकाल के लिए शिवपाल यादव बने और उससे परिवारवाद से लेकर तमाम जो आरोप हैं वो सही जाएं, वो ये नहीं चाहते। एक चीज और है, अब पार्टी में अखिलेश यादव सर्वे सर्वा हैं, वो मुखिया हैं, और हमने देखा था जब 2017-2016 का वो दौर, जब पार्टी में विवाद हुए थे, तो चाचा शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव 2 अलग अलग छोरों पर खड़े दिखाई दिए थे। तो एक चीज जो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात का भी ध्यान जरूर है कि शिवपाल सिंह यादव इतने ताकतवर ना हो जाएं कि एक बार फिर से पार्टी में वैसा स्ट्रांग होल्ड आए। अब अखिलेश यादव इस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के, और वो जो तमाम फैसले होंगे, जो होल्ड होगा, वो उनका बने रहेगा। शिवपाल सिंह यादव, जैसा वो विधानसभा में भी कहते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। और उनका एक बयान पिछले सत्र का खूब वायरल हुआ था कि वो समाजवादी पार्टी में समाजवादी थे, हैं, रहेंगे, और उन्होंने उसके बाद आगे कहा था कि हम चाचा हैं और बने रहेंगे। तो परिवार जुड़ा रहेगा, लेकिन अब जो अगली पीढ़ी में जो एक तरीके से हस्तांतरण होना है सत्ता का, उसमें उस पीडीए की झलक साफ तौर पर दिखाई देने की तैयारी हो रही है वरुण। बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कहा है कि आजाद समाज पार्टी यूपी की सभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। उन्होंने सीएम योगी से भी कांवड़ यात्रा के रूट के लिए जो आदेश जारी किया गया है उसको वापस लेने की अपील की। उत्कर्ष, ये आजाद समाज पार्टी की मुहिम कामयाब हो पाएगी? और एक सवाल ये भी कि चंद्रशेखर की ये जो रणनीति है कि 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इस रणनीति के पीछे क्या है? पहले दूसरे सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको ना पूछते तो भी शायद मैं वहीं से बात शुरू करता। दरअसल जी। कुल मिलाकर रणनीति चंद्रशेखर की ये है, सांसद की, कि पार्टी का संगठन विस्तार किया जाए। अब तक देखिए, हमने ये देखा है कि चंद्रशेखर अपनी जो सियासी लड़ाई है
वो या तो एक सहयोग की अपेक्षा रखते थे, उन्होंने एक बार ये प्रयास भी किया था और ये सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिले, वो सरेआम कहते थे कि मायावती जी हमारी बड़ी हैं, हमारे समाज के नेता हैं, उनका आशीर्वाद रहे और मैं आगे काम करूं। उसके बाद बीच में खबरें आई थी कि उनके और अखिलेश यादव के बीच में नजदीकी की, लेकिन वो पॉलिटिकल इक्वेशन नहीं बन पाया, वो समीकरण नहीं बन पाए। हालांकि रिश्ते बहुत बुरे नहीं हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशन है। अखिलेश यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश की सांसदों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं और मुख्य विपक्षी दल हैं। वहीं चंद्रशेखर अपनी पार्टी की पहचान और विस्तार दे रहे हैं, अभी वो पार्टी से अपने इकलौते सांसद हैं, तो उनको अपने संगठन को विस्तार देना है। और जो हम लगातार बात करते हैं कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में या कहीं भी, पर उनकी कोई भी पार्टी, उसके संगठन को विस्तार तब मिलेगा जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में एक्टिवली दिखाई देगी, यानी कि राजनीति में खूब सक्रिय दिखाई देगी। और ऐसे में जो सबसे पहला मौका है जिसको सांसद चंद्रशेखर लपक लेना चाहते हैं सियासी तौर पर, वो है उपचुनाव। और इसीलिए 10 के 10 उपचुनाव में लड़ने की बात कही गई है। जहां तक सफलता असफलता की बात है, देखिए कोई निश्चित पैमाना नहीं है। कई सारे रिजल्ट, कई सारे परिणाम हमको चौंकाते हैं, सरप्राइज करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर जैसे नगीना से वो खुद लड़े, तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर का प्रभाव निश्चित तौर पर कुछ सीटों पर देखने को मिल सकता है। बाय इलेक्शन है, छोटा वोट साइज होता है क्योंकि विधानसभा के हैं, सांसदों के नहीं है, तो वो जो वोटरों की संख्या होती है, जो क्षेत्रफल होता है, वो भी छोटा होता है। ऐसे में जीत हार का जो अंतर होता है वो भी थोड़ा कम होता है। चंद्रशेखर किस भूमिका में होंगे, वो वोटों को काट कर तय करवाएंगे किसी की जीत और हार, या फिर वो खुद जीत और हार में अपनी भूमिका पहुंचाएंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। उम्मीदवार क्या केवल चंद्रशेखर के नाम पर लड़ेंगे, या उनकी पार्टी या उम्मीदवारों की अपनी पहचान भी होगी। क्या वो कहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के अगर एक साथ चुनाव लड़ते हैं उस धड़े, या भाजपा के जो उम्मीद कर रहे थे टिकट की, और ऐसे संतुष्टों को तो उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। तो काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा वरुण कि उम्मीदवार कौन होते हैं। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा पर। कांवड़ मार्गों पर दुकान में संचालकों का नाम अनिवार्य करने के बाद यूपी में सियासत बढ़ गई है। मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि भाजपा प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है, जिसका फायदा उसे विधानसभा उपचुनावों में मिल सके। अमेठी के कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि इस तरह के जो फैसले हैं वो सही नहीं है और इससे हमारे देश की छवि विदेशों में खराब होती है। उत्कर्ष, इस मामले पर इन लोगों ने और क्या कुछ कहा, साथ ही किन और लोगों की प्रतिक्रियाएं इस मामले पर सामने आई हैं? देखिए, मुझे लगता है ये इस वक्त वरुण सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का शायद सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बन गया है। जो जी। नेम प्लेट या नामकरण की बात हो रही है, तो इस पर जो रिएक्शन भी हैं वो भी इसी तरीके से आ रहे हैं। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेताओं तक सीमित नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर पर तमाम तरीके के नेताओं के रिएक्शन हैं। बिल्कुल। इसमें 2-3 बातें ऐसी है वरुण, जो कि भारतीय जनता पार्टी को परेशान तो नहीं कर रही हैं, लेकिन एक तरीके से कि फैसला बहुत बेहतर है। देखिए, विपक्ष आपकी आलोचना करता है, लेकिन कुछ सहयोगी हैं, और उत्तर प्रदेश के सहयोगियों से ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाहर। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आरएलडी की बात कर लें। आरएलडी पूरी तरीके से फैसले से सहमत नहीं है। कारण मैंने आपको कल भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वहां इस फैसले का ज्यादा असर होगा, और हो सकता है कि गठबंधन में आरएलडी को वहां पर 1 या 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले। आरएलडी की जो सियासी जमीन है वो उस ध्रुवीकरण की नहीं है, वो वोटर पोलराइजेशन की नहीं है। वो एक ऐसे सियासत करते आए हैं जिसमें उनको हर वर्ग के वोट मिलते रहे हैं। ऐसे में आरएलडी को अपने स्तर पर मुसीबत दिख रही है, और वो सरकार के अंदर सरकार को दोबारा इस फैसले पर सुझाव करने की बात कर रहे हैं। बिहार से चाहे हम चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, रामविलास की बात कहें, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बात कहें, दोनों ने ही इस फैसले का बहुत ज्यादा समर्थन नहीं किया है। एक तरीके से विरोध है, खुलकर विरोध नहीं है, लेकिन इस फैसले का साथ नहीं है, ये स्पष्ट है। एसटी हसन के बयान को हमने सुना। लगातार उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी पार्टियां हैं, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, वो इस फैसले का विरोध कर रही हैं, और उनका तर्क एक ही है कि इससे उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जो खाई है दो समाज के बीच में वो ज्यादा होगी, और ये फैसला पूर्णतः अनैतिक है। लगातार समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि कोर्ट को इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए, खुद न्यायालय इस मामले में इंटरवीन करे और इस फैसले पर रोक लगाए। वहीं इसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जिन्होंने अब तक बयान नहीं दिया, उनके भी नए नए बयान आते जा रहे हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। समाज के अलग अलग वर्गों में भी बात हो रही है। कुछ एक जगहों पर साधु संतों ने उत्तर प्रदेश के इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि सही फैसला है। अब जैसे आपने अमेठी के सांसद केएल शर्मा की बात कही, केएल शर्मा ने कहा कि इससे वैश्विक छवि ठीक नहीं होती।
कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम जो नेता हैं राष्ट्रीय स्तर के, जैसे मैं आपको लगातार कह रहा हूं, क्योंकि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं रह गया, वो वैसी हो चाहे कोई भी हो, हर एक नेता इस विषय पर बोल रहा है। लेकिन आज हम शनिवार को चर्चा कर रहे हैं, सोमवार से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होनी है और ये कहीं से भी नहीं लगता कि सोमवार को जो पहला सोमवार होगा, सावन का पहला सोमवार होगा, तब तक ये तस्वीरें जो हैं, और अब तो वो तस्वीरें सामने आने लग गई हैं जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो जाकर देख रहे हैं कि वो नाम लगे नहीं लगे, कोई विवाद ना हो उसके लिए। तो ये जो फैसले वाली बात है, इससे कोई रोल बैक नहीं दिखाई दे रहा। ये फैसला पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है, ये आगे बढ़ेगा। उल्टा मैं तो आपको एक दो अपडेट और दूं वरुण, कि उत्तर प्रदेश के धार्मिक शहरों में, और इसमें सबसे पहले नाम बनारस का आ रहा है, ये मांग उठ रही है कि सिर्फ कांवड़ नहीं, जो धार्मिक शहर हैं जहां पर लोग पूरे साल भर आस्था की दृष्टि से बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, वहां पर हर एक, खासतौर पर खाने पीने की हर एक दुकान पर इस फैसले को लागू कर देना चाहिए, यानी कि जो मालिक हैं उनके नाम दुकान के बोर्ड पर ही लिखे होने चाहिए। मालिकों के या प्रोप्राइटर के, या जो आप उनके मालिकाना है, जो उसका स्वामित्व रखते हैं, उनके नाम लिखे जाएं। ऐसे स्वर, इस तरीके की मांग अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आने लगी है। उस पर शासन क्या फैसला करेगा, अब तो मैं बोल रहा हूं कि अब इससे एडवांस स्टेज, स्टेप 2 की ओर देखना होगा। रोल बैक तो कहीं से नहीं दिखाई देता है वरुण। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं एक बयान की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्ष का कोई विजन और कोई मिशन नहीं है, उसका एकमात्र मकसद कांवड़ यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करना है। वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उत्कर्ष, केशव प्रसाद मौर्य आजकल बहुत ज्यादा हमें एक्टिव दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी को लेकर कई तरीके के वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं। इस मामले पर उन्होंने और क्या कहा है? देखिए, आपने एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया वरुण, कि केशव प्रसाद मौर्य एक्टिव दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक शब्द और कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य आजकल खूब चर्चा में है, न सिर्फ एक्टिव हैं बल्कि चर्चा में भी खूब हैं, और इसलिए खूब निगाहें थी। पिछले एक हफ्ते से केशव प्रसाद मौर्य सुर्खियों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन बोल नहीं रहे थे। तो अब पहली बार जब बोले हैं तो असर दिखाई दे रहा है, और केशव प्रसाद मौर्य के बोलने का असर इस कदर दिखाई दे रहा है कि एक तो कांवड़ को लेकर सवाल पूछा गया, वो वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज गए हुए थे। वहां पर जैसे ही ये सवाल आया कि उत्तर प्रदेश की इस वक्त की जो सबसे बड़ी बहस है, जैसा मैंने आपको पहले भी पिछले सवाल में भी कहा कि सबसे बड़ी चर्चा का विषय जो है, उन्होंने तुरंत कहा कि इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि भाई सबको पता हो, कांवड़ की शुचिता हो, और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आप लोग भी जाइए, जो मीडिया वाले थे बिल्कुल हल्के अंदाज में, कि आप लोग भी जाइए, कांवड़ निकालिए, अब रास्ते में कहाँ खाना पीना है आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग तय कर लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वो दरअसल अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते आए हैं, करते आए हैं, और ऐसे में ये तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। और वही जो बात आपने कही, उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कांग्रेस पर निशाना साधा, पूरे विपक्ष पर निशाना साधा। कई और बातें हैं जो उन्होंने कही उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली से आने के बाद एक चुप्पी उनकी सस्पेंस बनी हुई थी, सुर्खियों में थे, उनकी मेल मुलाकातों को लेकर काफी कुछ लिखा पढ़ा जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है तो उन्होंने उसी अंदाज में जो वो अक्सर करते रहे हैं कि विपक्ष पर वार किया, जो ट्विटर वॉर दिखाई दे रहा था, एक्स का जो वॉर दिखाई दे रहा था, वो अब जबानी जंग में भी दिखा है। अब देखते हैं केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है इस पर विपक्ष क्या कहता है। कांवड़ को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने एक दूसरा आरोप लगाया कि इस पूरी पॉलिसी का विरोध वही कर रहा है जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति करता है, तो विपक्ष इस पर क्या कहता है, विपक्ष के जवाब का इंतजार हमें भी रहेगा वरुण। बिल्कुल। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत आज सहारनपुर में किसान पंचायत में पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है। उत्कर्ष, उन्होंने और क्या कुछ कहा? क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन होने वाला है? देखिए, बिल्कुल एक आंदोलन की तैयारी चल रही है, और इस बार ये आंदोलन है शामली अंबाला के बीच में जो हाईवे बन रहा है उसको लेकर। जो आपने कोट भी किया था ना शब्द हाईवे, वो दरअसल शामली अंबाला हाईवे था, और वहां पर किसानों का धरना चल रहा है। उस धरने में किसानों से बात करने के लिए, और ये धरना ऑलरेडी चल रहा है, राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरीके का लाभ ना हो, लेकिन दूसरे उद्योगपतियों को लाभ होता रहे, इस तरीके की नीति इस वक्त देश में चल रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी हाईवे के विरोध में नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल रहा, और उन्होंने वहां पर मुआवजे का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि हाईवे से कुछ कंपनियों को, कुछ लोगों को लाभ होगा, जो जोड़ा जा रहा है ये हाईवे को, ये जनता से ज्यादा
उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे हाईवे के आसपास इर्द गिर्द और हाईवे में आने वाली जमीन पर जो है वहां पर किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, और इस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर मुआवजा सही नहीं मिला तो जो एक उनका अंदाज रहता है कि जहां वो कहते हैं कि इसके बाद ये आंदोलन और तेज होगा। तो वो जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या एक और आंदोलन की तैयारी है, आंदोलन वहां पर जारी है। कुछ किसान जिनकी जमीन इस हाईवे की परिधि में आई है वो मुआवजे से संतुष्ट नहीं है, वो मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं और करीब 20-22 दिन से धरना जारी है। अब राकेश टिकैत वहां पहुंचे, उन्होंने चेतावनी दे दी कि अगर किसानों की मांग को नहीं सुना गया तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा, और भी संख्या में किसान वहां जुटेंगे। और शामली अंबाला जो हाईवे है, जो शायद इस तरीके से खबरों में नहीं आ पाया, अगर किसानों की संख्या जुटती है तो शायद हम एक और किसान प्रदर्शन या एक और किसान आंदोलन इस देश में, उत्तर प्रदेश में ही खासतौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं प्रियंका गांधी से जुड़ी एक खबर की। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसकी प्रक्रिया को लेकर सरकार पर तंज किया है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कई सवाल पूछे हैं। उत्कर्ष, प्रियंका ने क्या कुछ कहा है? प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, इससे पहले एक अपडेट है इस खबर पर, अगर मैं वो जी, जोड़ दूं। अखिलेश बिल्कुल। यादव ने भी इसी विषय पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और थोड़ी देर पहले ही उनका रिएक्शन आया। उन्होंने कहा, उन्होंने जो लिखा है, यूपीएससी में एक आईएएस की भर्ती का घपला सरेआम सामने आने के बाद त्यागपत्र दे देना, और जो खबरें आ रही हैं कि यूपीएससी चेयरमैन ने जो अपना रेजिग्नेशन दिया है उसके अर्थ में ये कहा गया है कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं, भाजपा ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया में जंग लगा दी है और शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट आचार और भ्रष्टाचार के दो अलग अलग शब्द, एक उन्होंने लिखा भ्रष्ट आचार जिसका मतलब भ्रष्ट आचरण से है, और दूसरा भ्रष्टाचार जिस करप्शन की हम बात करते हैं, सिस्टमैटिक करप्शन की बात करते हैं, उसके गुण से बचाना चाहिए। यूपीएससी में एक ऐसा मुद्दा है, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर लिखा, और उस पर जो पोस्ट है, जो ये विषय है, उसका वापस एक कारण है वरुण उसको उठाने का, क्योंकि यूपीएससी में एक तो अगेन कई सारे युवा हैं जो इस परीक्षाओं से जुड़ते हैं। युवाओं से जुड़े मुद्दे को हमने पिछले दिनों भी कहा था कि कांग्रेस भरपूर उठाना चाहती है, और इस बार भी बात आई है कि कई सारे एस्पिरेंट उत्तर प्रदेश और बिहार, दो राज्यों से तो काफी ज्यादा होते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के जिस पोस्ट के बारे में आप पूछ रहे थे, उन्होंने पूरी पूरी जो पोस्ट है वो मैं अगर पढ़ दूं, उन्होंने लिखा है, यूपीएससी देश की सबसे नामी परीक्षा है और उसमें से निकले लोग शासन व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। देश के करोड़ों लोगों का भरोसा हमारे रोजमर्रा के शासन प्रशासन का कामकाज इस संस्था की पेशेवर प्रणाली से जुड़ा है। मैंने खुद देखा है कि इस परीक्षा के लिए युवा कितनी मेहनत, आंखों में ढेर सारे सपने लिए और दिल में लगन के साथ तैयारी करते हैं। यूपीएससी की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की खबर बहुत हैरान करने वाली है। इस महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में हुई एक भी गड़बड़ी बहुत सारे सवाल करते और लाखों युवाओं के सपने और उनके विश्वास पर चोट करती है। प्रियंका गांधी आगे लिखती हैं, जरूरी है कि इन सवालों का जवाब जनता और यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं को मिले। इसके लिए क्या यूपीएससी के उच्च पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों से लोग आए जिम्मेदार हैं? यदि हाँ, तो उन पर कार्रवाई कब होगी? जिस सिस्टम में एक एक नंबर के चलते उच्च स्तर का कंपटीशन होता हो, उसमें सतही जांच करके पल्ला झाड़ लेना क्या उचित है? प्रियंका गांधी आखिरी पैरा में लिखती हैं कि नकली सर्टिफिकेट का सिस्टम एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले मौके पर चोट करता है। और वरुण, आप याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि वो पीडीए का फॉर्मूला कांग्रेस अपनाते दिखाई देगी, और ये जो लाइन आई है ना कि नकली सर्टिफिकेट सिस्टम का एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग व ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले मौके पर चोट, ये उसे जोड़ता है। क्या सर्टिफिकेट जांचने की कोई ठोस प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती? और इसके बाद कई सारे सवाल हैं जो प्रियंका गांधी अपनी इस लंबी पोस्ट में पूछ रही हैं, लेकिन कुल जी, मिलाकर जो मौजू है वो युवाओं से जुड़े विषय को उठाना है। वरुण, बिल्कुल। उत्कर्ष, एक मीटिंग होने वाली थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरकार की। ये मीटिंग लखनऊ में होने वाली थी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन अब खबर यह है कि इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। उत्कर्ष, ये मीटिंग कब होने वाली थी, कहां होने वाली थी, किन अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी थी और आखिर इसको स्थगित क्यों कर दिया गया? देखिए, 2-3 खबरें हैं इस मीटिंग को लेकर। अधिकृत रूप से इस मीटिंग के होने को लेकर कुछ भी नहीं बताया जा रहा था, क्योंकि मतलब ये बताया जा रहा है कि 6 लोग इस मीटिंग में होने थे, और ये भी संभावित है
क्योंकि जब मीटिंग हुई ही नहीं तो आपको ये पता ही नहीं चल सकता कि कौन कौन आमंत्रित किए गए। लेकिन जो संभावना बिल्कुल। है, एक तस्वीर जो हम चला रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा चेहरा जो शासन का है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री धर्मपाल, और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से अरुण जी। तो ये कहा जा रहा है कि इन लोगों के बीच में एक बैठक थी। ये मूल रूप से संगठन, सरकार और समन्वय, संघ का समन्वय, वो बैठक थी। तो संगठन यानी भारतीय जनता पार्टी, सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार, और समन्वय में संघ की ओर से अरुण, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मौजूद होने थे। अब इस बैठक के बारे में ये कहा जा रहा है कि बैठक, वैसे तो इसका एक कोर एजेंडा जो संघ से जुड़े सूत्रों ने हमें बताया है, वो ये बताया है कि संघ गुरु पूर्णिमा पर एक बड़ा कार्यक्रम करता है और इस दौरान एक साल भर के कार्यक्रम की रूपरेखा बनती है, उसको लेकर था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, इन विषयों को भी इस बैठक में जरूर छुआ जाता, उन पर भी बात होती, कैसे सरकार और संगठन में समन्वय हो जाए। जैसा कि बैठक के विषय से स्पष्ट होता है कि कैसे संगठन और सरकार मिलकर काम करें, आगे चुनावों में जाएं, जो गड़बड़ियां हुई उसको ठीक करें, इसको लेकर भी ये बैठक थी, इसको लेकर भी कोर फोकस एजेंडा शामिल किया गया था। इसके अलावा एक बात और थी जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, वो ये थी, जो बताया जा रहा है कि निरस्त क्यों हुई। एक तो ये बताया जा रहा है कि जो प्लेन था, आना था अरुण जी का, वो नहीं पहुंच सका। कल हमने टेक्निकल ग्लिच देखे थे पूरी दुनिया भर में। उसके अलावा कुछ व्यस्तताएं भी थी। आज उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के ढेर सारे कार्यक्रम थे, अधिकतर मंत्री आज प्रयागराज में हैं। मंत्रिमंडल के एक सहयोगी नंदी जी के यहाँ उनके बेटे की शादी का रिसेप्शन है, तो कई सारे मंत्री वहां गए हैं। और सुबह आज उत्तर प्रदेश सरकार का एक वृक्षारोपण का बड़ा कार्यक्रम था। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहेंगे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो गोरखनाथ के गोरक्षपीठ में एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं, वो पीठाधीश्वर भी हैं। तो समय, टाइमिंग जो है वो बहुत जम नहीं पाती, और इसलिए मैंने कहा कि इसको लेकर ढेर सारी बातें हैं। कुछ का कहना है ये बैठक होनी थी, जो तारीख आप पूछ रहे थे कि 20-21 तारीख को, यानी आज और ये कल बैठक होनी थी। लेकिन कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यस्तताएं हैं, और आज जैसे सरकार के कार्यक्रम थे, वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान था, और शाम को कैबिनेट में अपने सहयोगी मंत्री के बेटे की शादी के रिसेप्शन में कई मंत्रियों को जाना था, तो ये लगता है कि कुछ एक बातें इस मीटिंग को लेकर आखिरी वक्त तक तय नहीं हो पाई, और जो आधी अधूरी खबर आई उसको लेकर ये कह दिया गया कि मीटिंग होगी, और चूंकि मीटिंग फिर तय नहीं हो पाई तो कह दिया गया कि मीटिंग निरस्त हुई है। लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा ना तो मीटिंग होने की, न निरस्ती की सार्वजनिक हुई है। वरुण, बिल्कुल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पौधारोपण अभियान में हिस्सा लेने के लिए शनिवार को सीतापुर पहुंची। इस दौरान वो अव्यवस्थाओं पर नाराज हो गईं और अफसरों की क्लास लगा दी। उत्कर्ष, ये क्या मामला है? उत्तर प्रदेश में भी इस मामले को बड़े कौतूहल से देखा जा रहा है। उसका कारण ये है कि वो अमूमन इस तरीके से बोलती नहीं है। पब्लिकली हमने आनंदीबेन पटेल के किसी भी ऐसे स्वरूप को या इस तरीके के रिएक्शन को नहीं देखा जहां पर वो इस तरीके से गुस्सा हो जाए और अधिकारियों की फटकार लगा दे। देखिए, कार्यक्रम वही जिससे पहले मैं बात कर रहा था कि आज उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा कार्यक्रम था। सीतापुर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गई थी, और वहां पर आज उत्तर प्रदेश सरकार रिकॉर्ड संख्या में करीब 36 करोड़ वृक्षारोपण करने पूरे उत्तर प्रदेश में जा रही है। लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। जब वो सीतापुर पहुंची तो उन्होंने एक चीज देखी वहां पर। उन्होंने कहा कि, और उन्होंने मन से कहा, जो तस्वीर हम चला रहे हैं, अगर इसमें इसका पूरा वो ऑडियो है जिसमें वो कहती हैं, उन्होंने कहा इस बात को कि मैं जब यहाँ पेड़ों को देख रही थी तो पेड़ों, काफी बड़े बड़े आप लोगों ने पेड़ लाए हैं, मतलब ऐसे लाए कि वो जल्दी विकसित हों, जल्दी जगह बने, लेकिन उन पेड़ों को लगाने के जो गड्ढे किए गए वो इतने छोटे किए गए कि ऐसा लग रहा है कि खाना पूर्ति है, कि बस उन गड्ढे में पेड़ रख दिए जाएं, लेकिन वो पूरी तरीके से जड़ अंदर जा भी नहीं पाएगी मिट्टी के, और आप लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं। आनंदीबेन पटेल बाकायदा ये भी कहती हैं कि मुझे मालूम है सब कुछ प्रेस में छपेगा, मुझे मालूम है सब देख रहे हैं, लेकिन वो इस बात पर नाराज हुई। और जो तस्वीर में दिख रहा है वरुण, आनंदीबेन पटेल के, अगर इस तस्वीर को हमारे दर्शक ध्यान से देखेंगे, पीछे कुछ सेना के अफसर भी खड़े हैं, और उन्हें शब्द कहा, बोले यहाँ सेना से जुड़े लोग आए हुए हैं, यहाँ पर एनसीसी से जुड़े बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पर वो तमाम लोग आए हैं जिनको आप कार्यक्रमों में बुलाए हैं, स्कूल के छात्र छात्राएं आए हैं। जब वो ये देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, और इस बात पर वो बेहद नाराज हुई कि इतना बड़ा कार्यक्रम, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी मुहिम है, बड़ा मिशन है, उसमें जो कार्यक्रम है या जो उसमें तैयारियां हैं, उसमें इस तरीके से हील हवाला हुआ, इस तरीके से लापरवाही बरती गई। और जो बताया जा रहा है कि खुद वहां मौजूद राज्य सरकार के मंत्रियों ने भी माना कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, मतलब उनका ये गुस्सा गलत नहीं है।
और इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन अधिकारियों को, और खास तौर पर वन विभाग के अधिकारियों को डांट लगाई, डपट लगाई। उन्होंने कहा कि वन विभाग ऐसे कार्यक्रम करता रहता है वृक्षारोपण के, अगर उनको नहीं पता था कि कैसे गड्ढे खोदने हैं और किस तरीके से पेड़ों को तैयार करना है तो फिर किससे कहा जाए। और वापस वही बात कि सार्वजनिक कार्यक्रम था, उन्होंने कहा कि ऐसी छवि नहीं बननी चाहिए। वरुण। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है कि ये तमाम खबरें, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। सोमवार को फिर से मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।